जिस मुल्क के अंदर एक दरिंदा, वैशी, कातिल, खूनी, भेड़िया मोदी हुक्मरान हो जाए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? मोदी ने हजारों इंसानों को गुजरात में कत्ल करवाया, दुनिया भर ने कतई ताल्लुक कर लिया कि मोदी हमारे लिए मोस्ट अनवांटेड पर्सनैलिटी है। अमेरिका के लिए था, अमेरिका में दाखिला ममनू था, यूरोप के कई मुल्कों में दाखिला ममनू था उसका, वो कहीं नहीं जा सकता था। अब फिर वो मुल्क का वजीर आज़म बन गया। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे नज़ीर लगा बात कर रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस बयान के बारे में जो उन्होंने हज़ारों के संबंध में दिया था कि मुझे ब्लैकमेल ना किया जाए और नहीं तो मुझे हर कोई ब्लैकमेल करेगा। फिर वो बात कर रहे हैं, इमरान खान तो रियासत मदीना की बात करते थे, यहाँ तो बलूचों पे, सिंधियों पे, मुहाजिरों पे, हज़ारों पे अत्याचार हो रहे हैं, बेहिसाब अत्याचार हो रहे हैं और उनका जेनोसाइड हो रहा है। क्या यही रियासत मदीना है जहाँ पे बात करते थे कि वहाँ कोई कुत्ता भी भूख से नहीं मरेगा और कोई औरत भी रात को भी जेवर पहन के निकल जाए तो उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। फिर उन्होंने बांग्लादेश बनने की बात कही कि किस तरह आज बांग्लादेश का नाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में है, मेड इन बांग्लादेश की धूम मची हुई है और पाकिस्तान को कोई पूछता ही नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है। और फिर उन्होंने इंडिया का प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। आप तो जानते हैं जब तक पाकिस्तानी डिबेट में इंडिया का नाम ना आए तब तक उनकी डिबेट पूरी नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी डूब जाएगी, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, उनका रुपया डूब जाएगा, उनकी जो सोशल सिस्टम है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इंडिया पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और मोदी भेड़िया है, मोदी ने इंडिया को ख़राब कर दिया है और वो कुछ ही दिन रहेगा प्रधानमंत्री पद पर और वहाँ कोई ऐसी सरकार आ जाएगी जो इनकलाब लाएगी, इनकलाब आने वाला है और कि इंडियन मिलिट्री बहुत ही ख़राब है, करप्ट है और न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो देखते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। अब पाकिस्तान की इस रियासत में आप पर्सन नंबर 1 हैं, यानी और आप रियासत मदीना की बात करते हैं और रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना तो गारंटी करती है कि फुरात के किनारे भी कुत्ता भूख से न मर जाए या प्यास से न मर जाए। रियासत मदीना ये गारंटी करती है कि मदीना से बसरा तक एक औरत चलती है, जेवरात से लदी फुंदी और अकेली है, वो बासलामत पहुंचे वहां पर। उसको कोई रास्ते में 24 दिन का पैदल का सफर है या ऊंट पर सफर है, 24 दिन का, उस पूरे अरसे के दौरान उसकी सफर में कोई मुश्किल पेश ना आए, इस बात की गारंटी रियासत मदीना ने की थी। तो अब आप जो है वो कहें कि जी रियासत मदीना तो ब्लैकमेल नहीं होगी या वज़ीर आज़म तो ब्लैकमेल नहीं होंगे। अच्छा, उन्होंने इस बात को थोड़ा कवर अप भी करने की कोशिश की है उनके वुज़रा की जानिब से कि ब्लैकमेलर्स उनको नहीं कहा बल्कि उन लोगों को कहा है जो इस तरह के सानहात के ऊपर भी सियासत करते हैं, यानी उन्होंने ऑपोजिशन के ऊपर अटैक किया। हर आबादी के हर हिस्से में खौफ रहा है। यहाँ पर सिंधी को इसलिए मारा गया कि सिंधी है, उर्दू बोलने वाले को इसलिए मारा गया कि उर्दू बोलने वाला है, पंजाबी को इसलिए टारगेट किया गया पंजाबी है, पख्तून को इसलिए मारा गया कि पख्तून है, बलोच को इसलिए मारा गया कि बलोच है। बंगाली यहाँ पर बैठे हुए हैं, बर्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्रीलंकन यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हुए हैं। कोई हद तो मुकर्रर करेंगे, कोई हद नहीं मुकर्रर करेंगे। बांग्लादेश से कोई बात ना आए और आकर आपके पास दरखास्त दे, वो शहरी बन जाता है। ये सारे के सारे यही नादरा वाले, यही सारे हमारे सारे के सारे, एक बंदा आता है अर्ली 80s में और 5-6 साल के बाद वजीर बन जाता है। तो भाई ये तो बताओ ना कि वो कैसे वजीर बन गया? इंडिया का शहरी था, आपके यहाँ आकर वजीर बन गया। वजीर बनने के बाद जब वो माजूल हो गया, वजीर नहीं रहा, तो उसके बाद अमेरिका चला गया, वहां का जाकर शहरी बन गया। तो भाई अगर इस तरह पाकिस्तान को चलाना तो फिर आपकी मर्जी है, फिर तो हम अपनी शहरियत को क्या समझे, हमारी क्या हैसियत है शहरी होने की? आप जो लोग हैं यहाँ पर, मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको शनाख्ती कार्ड नहीं दिए गए हैं, जिनका मर्दमशुमारी नहीं होती। चोलिस्तान में चले मेरे साथ, आपको मैं बताता हूँ लोगों की मर्दमशुमारी नहीं होती है। भाई तुम लोग तो आर्जी तौर पर यहाँ बैठे हो, कल कहीं और चले जाओगे, हम तुम्हारी कहाँ मर्दमशुमारी करेंगे? अच्छा यार, खाना बदोश जो है उनकी मर्दमशुमारी नहीं करोगे तुम, नहीं गिनोगे। जहां उनकी झुग्गियां हैं वहां जाकर नहीं देखोगे कि खाना बदोशों की झुग्गियां हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशनों के बाहर खाना बदोशों की झुग्गियां होती हैं, आप जाकर देखने, यार इनको नहीं गिनते, हम शामिल ही नहीं करते हैं, ये शहरी नहीं है। आप उनको शनाख्ती कार्ड भी नहीं देते, तो आपके पास है क्या? रियासत किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं लेती है, इंसानों की ओनरशिप नहीं लेती है, तो फिर आप बाकी वसाइल की ओनरशिप कैसे लेंगे? अच्छा लगाई साहब, उनका एक मुतालिबा ये भी है कि 22 सालों में हज़ारा बरादरी पर जितने भी हमले हुए हैं उनकी तहकीकात की जाएं। पॉसिबल हो सकेगा 22 सालों की तहकीकात? अगर रियासत कुछ करना चाहे तो मुमकिन ही नहीं है कि वो नतीजा ना निकाल सके।
लेकिन हम आज तक तय नहीं कर सके हैं, छाप ही नहीं सके हैं। बड़े सीनियर जज साहबान थे, जस्टिस हमूदुर रहमान कोई मामूली जज नहीं थे, जस्टिस याकूब खान मामूली जज नहीं थे, और जज साहबान जो सीनियर थे कमीशन के मेंबरान, वो बड़े सीनियर थे। आपने तो छापने, इंडिया में जाकर छप गई आपकी वो कमीशन रिपोर्ट जो है। पाकिस्तान ने उसको शाये नहीं किया है, लोगों के सामने नहीं आने दिया गया कि हकायक क्या हैं, असल हकायक क्या हैं पाकिस्तान के टूटने के, पाकिस्तान के 2 लाख होने के। आपने उस वाक़े को जहन से, लोगों के जहन से कुरच दिया। और वो बंगाल जो है अब अपनी इकोनॉमी में और अपने वसाइल में आपसे कई गुना बढ़ गया है। और आपके यहाँ कैपिटल फ्लाइट हुआ और सरमाया बांग्लादेश चला गया। वहाँ चलकर आप देखें कि आप दुनिया की मंडियों में जाएं, वहाँ पर आपको मेड इन बांग्लादेश मिलेगा, मेड इन पाकिस्तान नहीं मिलेगा। यानी जो आप कॉटन की चीज़ें भी बनाती हैं, टेक्सटाइल की, वो भी चीज़ें आपके पास, धागा जो है वो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम दुनिया के बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे कॉटन के, अब कॉटन हम एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करते हैं। ये मुल्क के अंदर हो रहा है, हम इसकी किसकी तहकीकात करेंगे? किसने ये सारा कुछ किया है? किसने इसको बर्बाद किया है हमारी इकोनॉमी को इस तरह से कि हमारी राइस एक्सपोर्ट कारपोरेशन थी, हम राइस भेजते थे, हमारी जो है कॉटन एक्सपोर्ट कारपोरेशन थी, हम वो भेजते थे, हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर होते थे, हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो बराबर बराबर के करीब होता था। और आज ये है कि हमारा इंपोर्ट्स जो है हमारी एक्सपोर्ट से दुगनी से ज्यादा हो रही हैं। तो इसका जो है आप इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे ना कि कौन है भाई, जिम्मेदार कौन है। ये होना चाहिए कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी बैरूत में किस तरह कत्ल किए गए, ये तहकीकात होनी चाहिए। ये तहकीकात होने चाहिए कि पाकिस्तान को 2 लाख किस तरह हुआ, ये तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के 3 दरिया कैसे बेचे गए, ये तहकीकात होनी चाहिए कि सरक्रीक इंडिया का फैसला कैसे इंडिया ने अपने हक में कर लिया है और खुद ब खुद कर लिया। ये क्या होना चाहिए कि सियाचिन पर कब्जा हुआ तो जनरल ज़िया-उल-हक ने यही क्यों कहा था कि यह नो मीन्स लैंड है, यह ज़मीन जो है इस पर घास भी नहीं उगती है, क्या फ़ायदा। आपका 1 इंच चला जाए बंजर ज़मीन का तब भी वो आपकी ज़मीन है, आपकी सेम की ज़मीन पड़ी हो तब भी वो आपकी ज़मीन है। ये कैसे हो सकता है कि दुश्मनों पर कब्जा कर ले और आप कहें कि नहीं उस पर तो घास भी नहीं उगती है। तो घास तो बहुत से इलाकों में नहीं उगती है हमारे मुल्क में, तो फिर हम वो इलाके किसी दुश्मन के हवाले करते हैं। इंडिया में तो ये हालत है कि फौज जो है, फौजी भूख से भी मरते हैं। अच्छा। नहीं वो देते हैं, कट लगता है। इंडिया में एक इंडिया की आर्मी एक करप्ट आर्मी है, बेहुदा आर्मी है, और उसके अंदर करप्शन उसके रगो पै में सरायत कर चुका है। अच्छा। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल ओहदे के लोग जो है करप्शन पर रिमूव किए जा चुके हैं, और वो भी वो चंद होंगे जो पकड़े गए होंगे, वरना इंडिया में ही ऑर्डर ऑफ द डे है, ये मामूल है कि इंडिया की फौज में करप्शन है, तो ये मौजूद है। फिर सिलहट में उन्हें गोली चलानी पड़ती है, अपना आसाम में गोली चलानी पड़ती है, उनको जो है मणिपुर में गोली चलानी पड़ती है, सिक्किम में गोली चलानी पड़ती है, मिजोरम में गोली चलानी पड़ती है, नागालैंड में गोली चलानी पड़ती है। उनको ये सेंट्रल रियासतें जो हैं, वस्ती रियासतें जो हैं यहाँ की इंडिया की, यहाँ पर गोली चलानी पड़ती है। छत्तीसगढ़ में गोली चलानी पड़ती है। इनको जो सारे इलाके मिलते हैं बर्मा के साथ, वहाँ गोली चलानी पड़ती है। जो इलाके मिलते हैं नेपाल के साथ, वहाँ गोली चलानी पड़ती है। जो बांग्लादेश के साथ मिलते हैं, वहाँ गोली चलानी पड़ती है। हमारे यहाँ सीज फायर लाइन की आए रोज़ खिलाफ वर्जियाँ होती रहती हैं। तो उनका एक माइंड है ना, इंसानों का जहन होता है ना कि भाई मैं ये काम कर क्यों रहा हूँ, मेरी इससे क्या दुश्मनी है। फिर वो उनके अंदर पागलपन के दौरे आते हैं। आपने यही देखा है ना कि कितने लोग जो हैं अब तक खुदकुशी कर चुके हैं, कितने लोगों का जहनी तवाज़ुन, आप सर्वे करें इंडिया में जो है बहुत बड़ी तादाद ऐसी होगी जिनका जहनी तवाज़ुन खराब हो गया। ऐसा ही है। तो किस वजह से फौज का कोई एम होता है ना कि भाई हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, बस इतनी सी बात होती है ना। उसका तरीका क्या होता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात करें। यूरोप में क्यों जंग नहीं हो रही है? अपने लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते, वो अपनी नेशनलिटीज के साथ, अपने वहाँ पर रहने वाले शहरियों के साथ जो सदियों से वहाँ रहते हैं, जो हज़ारों साल से वहाँ रहते हैं, और अगर वो ईसाई हो गए हैं या बौद्ध मत रह गए हैं या जैन मज़हब अख्तियार किया है या उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो अब उनके लिए 2nd दर्जे के शहरी हो गए हैं। और चूंकि वो हिंदू और ब्राह्मण जो हैं, वो ब्राह्मण दूसरों को, भाई शूद्र को नहीं मानते ना, खिस्त्री को नहीं मानते ना, दलित को नहीं मानते ना, जो निचली जात के लोग हैं उनको इंसान ही नहीं मानते, इंसान ही नहीं मानते। कि हम जब पाक गीता की और अपनी किताबों की जब हम पढ़ रहे हों तो हमारी आवाज़ इनके कानों में नहीं जाती, अगर इनके कानों में पहुंची तो हम शीशा पिघला कर इनके कानों में डाल देंगे। ये तक तो होता रहा है। तो फिर क्या होगा?
एक अनबैलेंस सोसाइटी के अंदर इसी तरह की चीजें होती हैं। और फिर जिस मुल्क के अंदर एक दरिंदा, वैशी, कातिल, खूनी, भेड़िया मोदी हुक्मरान हो जाए तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? भेड़िया है, अमलन भेड़िया। बिल्कुल लगारी साहब, किसानों के साथ जो मुज़ाकरात का 8वां दौर है वो भी नाकाम हो गया है हुकूमती टीम का। कितना कोई इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर होगा मोदी सरकार के ऊपर? एक वो तो बहुत बड़ा वाकया है ना। हम लोग तनकीद कर रहे हैं अपने वज़ीर आज़म पर यहाँ ना आने पर, और उनको परवाह ही नहीं है। यानी मोदी ने हजारों इंसानों को गुजरात में कत्ल करवाया, दुनिया भर ने कतई ताल्लुक कर लिया कि मोदी हमारे लिए मोस्ट अनवांटेड पर्सनैलिटी है। अमेरिका के लिए था, अमेरिका में दाखिला ममनू था, यूरोप के कई मुल्कों में दाखिला ममनू था उसका, वो कहीं नहीं जा सकता था। अब फिर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। देखिए ये माइंड सेट जो है जिसने, मैं ये पूछता हूँ कि शूदर से और दलित से, नीची जात के लोगों के साथ, जिनको जिंदगी में इंसान का हिस्सा भी, दर्जा भी नहीं दिया जाता है, जिन लोगों को, उन लोगों ने क्या देखा है? वो किस लिए जाते हैं और जाकर इनको वेश को और खिस्ट्री को जाकर वोट देते हैं? तो ये उनकी अपनी मजबूरियां हैं। शऊर की कमी भी नहीं, शऊर की कमी नहीं होती है, वो प्रेशर होता है सोसाइटी के अंदर कि जनाब ये मोहतरम, ये बुजुर्ग, ये जनाब बरहमन जो हैं, ये बड़ी ऊंची ज़ात वाले जो हैं, ये हमें इनके राज में हैं, हम क्या करें, हमें वोट भी इन्हीं को देना है। ये होता है जब जहनों के अंदर गुलामी छा जाती है, लिख जाती है। तो मजहब ही ऐसा है जिसके अंदर तबकात बने हुए हैं, जहाँ तबकाती मुआशरा होगा वहाँ क़यामत होगी, यही सूरत हाल होगी। तो लेकिन किसानों के साथ जो मामला है वो क्यों नहीं अब तक हल हो रहा? क्योंकि प्रेशर तो उनके इसलिए कि अंबानी, इसलिए कि सेठ, इसलिए कि दौलतमंद जो है वो सारी काश्त अपने हाथ में रखना चाहता है। अच्छा, अब होगी टाटा मूली, अंबानी गाजर, बरला जो है वो बैगन, और जो है वो यहाँ से 2 रुपये में लेंगे और मार्केट में जो है वो जाकर 60 रुपये में बेचेंगे। अच्छा। ये इसलिए जो है, और किसान सिर्फ इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, लाखों लोग निकले हुए हैं, इंडिया के इक़्तिदार की दीवारों पर इनकलाब दस्तक दे रहा है। कोई बड़ी लीडरशिप आ गई तो इंडिया को उलट के रख देगी, इंडिया डिसइंटीग्रेट भी होगा, और इसके अंदर एक क्वालिटेटिव चेंज ये आएगी। मोदी का मुस्तकबिल क्या होगा जी? फिर मोदी का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, मोदी का तो कोई मुस्तकबिल नहीं है। जुम्मा 8 दिन ये तो अभी चला जाएगा। अच्छा। लेकिन उसके जाने से कुछ नहीं, उसने खराबियों की बारूद बिछा दी है इंडिया के तूल अर्ज में, और वो जितना भी बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं वो फटना शुरू होंगी, और इंडिया की सोसाइटी के तार जो है ना वो हिल के रह जाएंगे। इंडियन सोसाइटी ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। इंडियन सोसाइटी नाइंसाफ़ी पर कायम है ना, जिसकी बुनियाद के अंदर नाइंसाफ़ी रखी हो। हम तमाम तर तनकीद के बावजूद अपने हुक्मरानों पर, हमारी बुनियाद में, हमारे आइन में, हमारे डॉक्यूमेंट में कोई नाइंसाफ़ी नहीं रखी हुई है। हमारी सोच के अंदर नाइंसाफ़ी नहीं रखी हुई है। हमारे यहाँ तालीमात तो ये हैं कि फुरात के किनारे पर कुत्ते को भी भूखा नहीं मरना है। ऐसा ही है। हमें तो ये है कि एक औरत 24 दिन चलती है तो वो अगर अकेली है तो उसको 24 दिन और 24 रातें सिक्योरिटी मिले। वहाँ तक अगर कोई चीज़ भी उसकी तरफ आगे बढ़े तो उसका बाकी नहीं बचना चाहिए, खातून की तहफ़्फ़ुज़ होनी चाहिए। ये हुआ है ना, जो सोसाइटी ये गारंटी देती है, फिर वहाँ पर जो है नाइंसाफ़ी ना हो सकती। ये सोसाइटी नाइंसाफ़ी पर कायम है, इंडिया की सोसाइटी। मोदी के बेरब्त इक़दामात से भारत की जो मईशत है वो भी तेज़ी से सुकड़ने लगी है। भारतीय वजारत शुमारियात के मुताबिक इस साल के ख़त्म तक GDP 7.5% तक से बढ़ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि सिमट जाना तो दूसरी बात है। जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट से 50% से भी कम है। ठीक है, बहुत एक्सपोर्ट करता है। कितना? 200 खरब जितना, 200 अरब डॉलर तक, 200 अरब डॉलर के करीब जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। लेकिन इंपोर्ट्स 400 अरब डॉलर से भी ज़्यादा किए हैं ना। तो उसका जो शॉर्टफॉल है, उसका जो डेफिसिट है ट्रेड का, वो इतना बड़ा है कि इंडिया कई सदियों तक उसको पूरा करने के काबिल नहीं होगा। ये समझ नहीं, शाइनिंग इंडिया। ओ भाई, क्या शाइनिंग है? किस बात का शाइनिंग है? ठीक है। और तुमने जिस मसनूई तरीके से अपने रुपए की कीमत को बना रखा है, ये हवा हो जाएगी, हवा।